हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमें पढ़ना है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ये चैप्टर थोड़ा कठिन है, इसलिए इसको कम कम पढ़ेंगे। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है, किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं? या आम के बीज से आम का पौधा ही उगता है और अन्य कोई पौधा क्यों नहीं? माना कि संतति अपने जनकों से मिलती जुलती है, पर क्या वह उनसे बिल्कुल ही अभिन्न होती है या उनके लक्षणों में कुछ भिन्नता दिखती है? क्या तुमने कभी आश्चर्य किया है कि सहोदर कभी एक जैसे देखते हैं या फिर कभी अलग अलग क्यों देखते हैं? जीव विज्ञान की एक शाखा है आनुवांशिकी। आनुवांशिक विज्ञान ऐसे तथा इनसे संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करती है। इस शाखा में वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन होता है, अर्थात यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है। वंशागति आनुवांशिकी का आधार है। वंशागति वह प्रक्रम है जिसमें लक्षण जनक से संतति में जाते हैं तथा विविधता जनक और संतति के अलक्षणों की समानता की असमानता की अवस्था है। मानव को 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छुपा हुआ है। उसने पादपों और जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया तथा इससे इच्छित लक्षणों के जीव प्राप्त किए। उदाहरण, पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन और उनको पालतू बनाकर हमने आज उच्च भारतीय किस्में प्राप्त कर ली हैं, जैसे कि पंजाब की साहीवाल गायें। हमें यह मानना पड़ता है कि भले ही हमारे पूर्वजों को लक्षणों की वंशागति और विविधता का ज्ञान था, किंतु उनको इन घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी। मेंडल के वंशागति का नियम है कि 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही आनुवांशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे में 7 वर्षों यानी कि 1856 से 1863 तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया। सांख्यिकी विश्लेषणों और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अवशेषों के दौरान ही किया गया है। अनेक प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने अनेक आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की है। साथ ही अनेक परीक्षाधीन पौधों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागति नियमों में व्यापकता थी और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे। मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीत थे, जैसे लंबे या बौने पौधे, पीले या हरे बीज। इसके कारण उसे वंशागति नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। बाद में वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया, जिसमें विविध नैसर्गिक घटनाओं और उसमें निहित जटिलताओं का स्पष्टीकरण किया, जिसका मेंडल ने अनेक तद्रुप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंशक्रमों को लेकर कृत्रिम परागण के प्रयोग किए। प्रजनन सम वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक प्रदर्शित करता है। मेंडल ने मटर की 14 तद्रुप प्रजननी मटर की किस्मों को छांटा, अर्थात 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया। इनके अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: चिकने या झुर्रीदार बीज, बौने पौधे, चिकने या झुर्रीदार बीज, पीले या हरे बीज, फूली हुई या सिकुड़ी हुई फलियां, हरी या पीली फलियां, लंबे या बौने पौधे। यहाँ पर मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विपर्यास विशेषक दिए गए हैं, जैसे तने की ऊंचाई लंबी होगी या बौनी होगी, फूल का रंग बैंगनी होगा या सफ़ेद होगा, फूल की स्थिति अक्षीय होगी या अंत्य होगी, फली का आकार फूला हुआ होगा या सिकुड़ा हुआ, फली का रंग जो होगा हरा होगा या पीला, बीज का आकार गोल होगा या मुरझाया हुआ, बीज का रंग पीला या हरा हो सकता है। इन सभी लक्षणों को उन्होंने लिया था। उन्होंने 14 यानी कि 7 लक्षण लिए थे, 14 विपरीत लक्षण थे दोनों मिलाकर। यहाँ तक हम अभी पढ़ेंगे। इसके आगे एक जीन की वंशागति से हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू।